हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू फोर्स डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको पता ही है, हम एफकेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और हम इसके पहले 2 यूट्यूब में वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सो उसी सीरीज़ के कंटिन्यूशन में आज हम तीसरी वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें है हम एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सबकी एफकेट की प्रिपरेशन आप उसी तरह से कर रहे होंगे जिस तरीके से हमने डिस्कस किए, सारे उन टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे, उन बुक्स को रेफर कर रहे होंगे जो हमने डिस्कस करी है, और इन प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को लगा के उन डोमेन्स और उन एरियाज़ को कवर कर रहे होंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसी कंटिन्यूशन में हम ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे के क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन। So the first question is, who according to the title, who accorded the title to Mahatma Gandhi as Mahatma? So काफ़ी सारे जो हिस्ट्री की जो बुक्स, जो हिस्ट्री का सेक्शन है लूसेंट में, उसके बाद ये जितने भी ये फेमस पर्सनालिटीज़ थे, इनके निकनेम्स है और इनको जो जो टाइटल्स अकॉर्ड किए गए, जैसे कि महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया है, राष्ट्रपिता किसने कहा है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हैं तो उनको राजा की उपाधि किसने दी है, ये सारे के सारे टाइटल किसको मिले हैं प्लस इसको किसने दिए, इसकी भी एक टेबल मिलेगी। महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो रविंद्रनाथ टैगोर अकॉर्डेड द टाइटल महात्मा टू महात्मा गांधी। जैसे कि इसमें अब एक दे रखा है सरदार पटेल, तो सरदार पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था? सो वुमेन्स ऑफ वारदोली। वारदोली सत्याग्रह हमें पता है कब हुआ था, 1928 में। नहीं हो तो जाके क्रोनोलॉजी देखो। हिस्ट्री वाले सेक्शन में जो मॉडर्न इंडिया में जो भी सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं वो, और जितने भी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं, उन सबकी क्रोनोलॉजी एक पूरी दे रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ से बनी, तो वहाँ से लेके टिल इंडिपेंडेंस तक की पूरी क्रोनोलॉजी में होगी। तो उसमें ये सब कवर हो जाएगा कौन सा कब हुआ था। ठीक है। सो सारे के सारे टाइटल्स की भी लिस्ट हिस्ट्री के सेक्शन में दी हुई है, तो उसको जाके लर्न करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल टाइम्स दूसरी दूसरी चीज़ें पूछा जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? सो सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको उपाधि दी थी। नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो वो एडोल्फ हिटलर। सो ऐसी पूरी की पूरी जो ये नाम का किसने अकॉर्ड किया है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज रविंद्रनाथ टैगोर। Moving towards the next question. So the question is, the non-corporation movement started in which year? जितने भी मूवमेंट हुए हैं उनके ईयर हिस्ट्री में एफकेट के एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। सो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, फिर वो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इनके ईयर स्पेसिफिकली, इनकी डेट वाइज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। सो वही सेम बात रिपीट करेंगे कि जो हिस्ट्री वाले सेक्शन में हमने जो क्रोनोलॉजी की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, सो वहाँ से पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी ये याद करते आनी है टिल इंडिपेंडेंस। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी दे रखी है। सो द करेक्ट आंसर इज 1921 अगस्त 1920 इज द ऑफिशियल डेट ऑफ द स्टार्टेड ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है, सीडीएम कब हुआ था? सो 6 अप्रैल 1930। ठीक है। 5 अप्रैल को सॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सॉल्ट मूवमेंट महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। उसके ठीक अगले दिन ही सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की घोषणा की गई थी। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का ईयर प्लस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की भी डेट इज 8 अगस्त 1942। सो जितने भी ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जलियांवाला मास्कर कब हुआ था, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। तो इसकी पूरी क्रोनोलॉजी है, वो क्रोनोलॉजी को इंपॉर्टेंटली याद करना है। और कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए उनको किसने प्रिसाइड किया था और उसमें क्या इंपॉर्टेंस था, क्या स्पेशल था, उसकी भी क्रोनोलॉजी दे रखी है, तो वो भी करना है। रिपीटेडली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफकेट एग्जाम में। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। During the Middle Age, education was confined only to, I think everyone can easily by logic can answer this question कि हमें ये जो चतुर्वर्ण सिस्टम है इसमें हमें पता है कि सबसे हायर पे ब्राह्मण्स है, उसके बाद क्षत्रिय हैं,
उसके बाद वैश्य, फिर देन देयर इज शूद्र. सो Brahmins are the only one who were allowed to get education in the confined only in the middle ages. So the correct answer by logic भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे. तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज बी, ब्राह्मण्स. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका. हमने शायद इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया हुआ. सो टॉपिक वही है, घूम फिर के उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया जाता, कभी ये पूछ लिया जाता. तो लिमिटेड हिस्ट्री में हमें स्टार्ट करना है गुप्ता, मौर्य, जैनिज्म, बुद्धिज्म. उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, मुगल, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू इंडिपेंडेंस तक की क्रोनोलॉजी. इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए उनका वो इम्पोर्टेंटली, और उसके बीच में फिर मिडिल की जितने भी कम्युनिटीज़ बनी थी उन वो जितनी सोसाइटीज़ बनी थी उसको किसने बनाया था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन. और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन कि ये निकनेम किसको दिया था, किसने दिया था, हिस्ट्री में रिलेटेडली इससे टाइप के क्वेश्चन. एक लास्ट में हिस्ट्री जो पूरी लूसेंट बुक के लास्ट में हिस्ट्री वाले सेक्शन में एक टेबल दे रखी है, वो मेडिवल इंडिया के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस डायनेस्टी को किसने स्टार्ट किया था, कौन उसका फाउंडर था और उसकी कैपिटल क्या है. जैसे दिल्ली सल्तनत है तो सबसे पहले उसका फाउंडर कौन था, कैपिटल उस टाइम पे क्या थी. ठीक है. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, उसमें 20-25 नाम दिए हुए हैं, उनको स्पेसिफिकली करना है. अभी रिसेंट के ट्रेंड्स में हर क्वेश्चन उस टेबल में से एक ना एक आता ही है. ठीक है. सो एक वो करना. तो हिस्ट्री के सेक्शन में इतना करेंगे, इट इज मोर देन इनफ. क्वेश्चन उसी में से बैठेगा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बुद्धिज्म, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका. रिस्पॉन्सिबल इज अशोका. अशोका ने ही अपना मूवमेंट चलाया था कहाँ पे, कि श्रीलंका में बुद्धिज्म फैलाने के लिए. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द एलिमेंट विच हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल आर स्ट्रॉन्ग. तो साइंस से ये क्वेश्चन है, कभी कभी साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कंसेप्चुअल होते हैं. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया है जैसे कि. सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन. हमें इतनी जो वो एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से रिमूव करने के लिए. ठीक है. सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अगर किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो है तो वो क्या स्ट्रांग होगा. सो वो स्ट्रांग होगा एक रिड्यूसिंग एजेंट. सो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब पढ़ के जाना है. एक दूसरा जो पीरियोडिक टेबल है उससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीरियड में हम अलॉन्ग मूव करेंगे तो कैसे एलिमेंट्स में वेरिएशन आएगा, ग्रुप में मूव करेंगे तो कैसे वेरिएशन आएगा. इसी में ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. लाइकवाइज ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. सो ऐसे एलिमेंट्स जिसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया, जिसकी एनर्जी, जितनी एनर्जी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में से निकालने के लिए लगेगी. सो ऐसे जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है वो क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. ठीक है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से ये जो पीरियोडिक टेबल्स वाइज क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज बी. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. वैनी रूनी द फेमस फुटबॉलर हेल्स फ्रॉम विच कंट्री. सो ये जितने स्पोर्ट्स के जो फेमस प्लेयर्स है ना, ये हमेशा पूछे जाएंगे कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. अब इसमें दे दिया है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है. इनका ओरिजिन पूछ लिया कि ये किस कंट्री से आते हैं. जैसे कि रिपीटेडली ये एफकेट में एक ही क्वेश्चन पीवाईक्यूज करने वाला, आगे ये क्वेश्चन आएगा माइकल हसी किस से रिलेटेड. वी ऑल नो क्रिकेट से रिलेटेड है. सो कभी कभी फिर उनका पूछ लिया जाएगा ये किस कंट्री से है. सो जितनी भी स्पोर्ट्स से फेमस पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, वो किस कंट्री के लिए खेलते हैं और उनका मतलब और क्यों इस स्पोर्ट्स को खेलते हैं, ये अच्छे से करना है. सो इन क्वेश्चन नंबर 6, वैनी रूनी इज फेमस फुटबॉलर, हेल्स फ्रॉम इंग्लैंड. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंग्लैंड. सो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं और कहाँ से वो किस कंट्री के लिए खेलते हैं, ये जरूर देख के जाना है. सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर इज डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्म विजिबल होराइजन इन एस्ट्रोनॉमी is defined as. So horizon is a point
फॉर एग्जाम्पल होराइजन इज अ पॉइंट जहां पे धरती और आकाश का मिलना हमें दिखता है, कॉन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, उस टाइम पे मुझे अर्थ का लैंड और स्काई एक पॉइंट पे मर्ज होते हुए मिलेंगे, दैट पॉइंट इज होराइजन। सो द सेम क्वेश्चन उस पे पूछा हुआ है कि द विजिबल होराइजन इन एस्ट्रोनॉमी इज डिफाइंड एज, सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, द सर्कल ऑफ कॉन्टैक्ट of the earth and the cone of visible rays passing through the point of observation। जो visible rays जो point of observation से start हो रही है और contact किसका, part of earth जहां पे दोनों मिलेंगे, that point जहां पे हमको आकाश और धरती मिलते हुए जुड़ते हुए मिलेंगे, वाला point is horizon। So the correct answer of question number 7 is C। Moving towards the next question, नरेगा स्टैंड्स फॉर, नरेगा ये जो स्कीम्स है इनके भी फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो नरेगा जो आई थी, नरेगा 2005 में, ठीक है, लागू हुई थी 2006 में। नरेगा को एट प्रेजेंट मनरेगा बोला जाता है। मनरेगा बोला जाता है। सो दैट एम इज महात्मा गांधी, ये नाम ऐड हुआ था 2009 में। सो नरेगा बिकम मनरेगा इन 2009, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर हम अब क्वेश्चन में हर बार जरूरी नहीं होता है कि हमें सारा सब कुछ आता हो, लेकिन कुछ मेथड्स होती है जैसे एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से आराम से किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट एसोसिएशन। अगर इतनी सी बात होती तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो यूं ही कट जाता। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, नेशनल रेवेन्यू एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सो देयर इज नथिंग रिलेटेड विथ रेवेन्यू। रेवेन्यू से मनरेगा का कोई लेना देना नहीं। हमें सबको पता है कि वो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात करती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 दैट नरेगा स्टैंड फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट कम इन 2005 and this become मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन 2009। तो कभी मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वो भी सेम होगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज डी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सतलुज ओरिजिनेट फ्रॉम। सो जितनी भी रिवर्स हैं उनका ओरिजिनेशन पॉइंट, ज्योग्राफी में जितनी रिवर्स हैं उन सब, ज्योग्राफी लूसेंट के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जितने रिवर्स हैं उन सबके ओरिजिनेशन पॉइंट दे रखे हैं। उन पे इंपॉर्टेंट डैम्स या प्रोजेक्ट्स ये सारे भी दे रखे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये पढ़ के जानी है। कैपिटल ऑफ ऑल द कंट्रीज, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज है उन सबकी कैपिटल। ज्योग्राफी से इतने सारे क्वेश्चन ये सब इन टॉपिक से मेनली बनते हैं और हर साल इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले इनको कवर अप करो। जैसे कि यहाँ पे रिवर सतलुज का ओरिजिनेशन पॉइंट बोला है, तो रिवर सतलुज का ओरिजिनेशन पॉइंट इज राकस लेक। सो राकस लेक से होती है। जैसे कि सतलुज है इंडस का पॉइंट, तो अब जब इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट हो रही है। इंडिया में इंटर कहाँ से कर रही है, उसकी कितनी ट्रिब्यूटरी, उसकी जितनी भी 5 ट्रिब्यूटरीज है उन सबके नाम, उनका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है। ऐसी गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा का ओरिजिनेशन पॉइंट, ब्रह्मपुत्र, पेनिनसुलर रिवर्स में जितनी भी सारी रिवर्स आती है उन सारे, जैसे नर्मदा कहाँ से, अलकनंदा से ओरिजिनेट होती है। तो सारे रिवर्स के ओरिजिनेशन पॉइंट, उनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी देख के जानी है। सो काफी बार रिवर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज सी। नाउ 10th क्वेश्चन, लिमोनेटिक ओर इज एन ओर ऑफ विच मेटल। ये किसकी ओर है? सो हमेशा इसकी ओर्स पूछी जाती है। सो दिस इज ऑफ ओर ऑफ आयरन। साइंस में से पर्टिकुलर किसी की चीज़ की स्टडी को क्या बोला जाता है, ओर्स पूछ लिए जाएंगे। वाइटामिन्स के अलग नाम क्या होते हैं, जैसे वाइटामिन ए को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसका केमिकल नेम क्या है। उसके बाद कि वो किस, इसके कारण से डेफिशिएंसी कौन सी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइटामिन ए के कारण हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, वाइटामिन के कारण हमें हीमोफीलिया हो जाता है, खून की कमी वाला जो प्रॉब्लम हो जाता है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस में, पर्टिकुलरली बायो से, केमिस्ट्री से। सो ओर्स जरूर पूछी जाएगी, तो एल्यूमिनियम्स की ओर पढ़ो, आयरन के पढ़ो, ठीक है, तो ये सारी ओर्स पढ़ो। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ए। ये इसकी भी लिस्ट है,
पूरा पेपर लूसेंट से बनने वाला है, सो लूसेंट्स को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें पता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन शायद सभी को पता होगा किससे रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू सेल्फ डिपेंडेंसी इन फूड ग्रेन्स। सेल्फ डिपेंडेंसी इन फूड ग्रेन्स के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन है। सेल्फ डिपेंडेंसी इन मिल्क प्रोडक्शन इज वाइट रिवॉल्यूशन, क्योंकि दूध वाइट होता है इसलिए वाइट बोल दिया उसको। सेल्फ डिफेंस इन पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के लिए है ब्लैक। ठीक है, सो ये जितने भी रिवॉल्यूशन आए, भले वो फिर ब्राउन हो, वाइट हो, पिंक हो, ठीक है, इस जितने भी सारे रिवॉल्यूशंस आए, जरूरी सिर्फ ग्रीन नहीं, अलग अलग कलर के अलग अलग सिंबल्स हैं, तो वो भी सारे प्रिपेयर करने। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ए, सेल्फ डिपेंडेंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर सबमरीन अकूला हैज बीन हैंडेड ओवर टू इंडिया रिसेंटली बाय। अब जैसे सबको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन है, डिफेंस रिलेटेड। ठीक है, इस बार भी करंट अफेयर्स आने वाला है, तो करंट अफेयर्स भी पढ़ने की स्ट्रेटेजी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है जाके। ठीक है, लेकिन डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने। रिसेंटली हमने अगर S-400 खरीदा है, किससे खरीदा है, ठीक है, उसकी रेंज कितनी है, ठीक है, उसके अलावा फिर हमने ये डील कितने में हुई थी, तो अलग तरीके से जितने भी, कि राफेल अगर खरीदा है किससे खरीदा है, ठीक है, चिनूक खरीदा है, अपाचे खरीदा है किससे खरीदा है, अभी कौन सी डिफेंस रिसेंट में न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हुए हैं, वो सारे पढ़ना है। सो जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन अकोला हैज़ बिन रिसेंटली, तो हमने अकोला किससे ली है, रशिया से। रशिया ने हमें अकोला सबमरीन दी थी, तो ये उस टाइम का करंट डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन था। इस टाइम के अभी के भी स्पोर्ट्स से, जैसे कि अभी ओलंपिक चल रहा है तो उससे रिलेटेड, उसके बाद फिर डिफेंस से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आना है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कीपिंग द फेथ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्रियन। सो फिर ये बुक्स और ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। सो टॉपिक्स वही है, ठीक है, सोर्सेज भी मैंने बता दिए वही है, टॉपिक सारे सेम है। गिना चुना के अगर करेंगे तो कुछ 30-40 टॉपिक निकलते हैं। अब 30-40 टॉपिक हमें पता है कहाँ से पढ़ना है ना, तो अभी इतना तो हमें पेपर में अच्छे स्कोर करने के लिए करना ही करना पड़ेगा। सो बुक्स एंड ऑथर की फिर बात आई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन, तो ये किसने लिखी है, दिस इज रिटन बाय सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम फिर सोर्स जाओगे, एंशियंट की सारी बुक्स के पीछे लिस्ट है, न्यू अभी रिसेंटली कौन सी इंपॉर्टेंट अगर लॉन्च हुई है, या अगर इंडियन पूरी हिस्ट्री में कोई सी बुक अगर इंपॉर्टेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो वो बुक्स भी सारी मेंशन है। उसी में से एक बुक है ना, कीपिंग द फेथ, मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्रियन, तो वो किसने लिखी है, सोमनाथ चटर्जी ने। बुक्स एंड ऑथर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वर्टिब्रेट हैव द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ब्रेन नेमली। हमें इसके पहले तो वर्टिब्रेट पता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसके पास पीछे क्या होते हैं, बैकबोन, जिसकी बैकबोन होती है, ऑल दिस आर वर्टिब्रेट्स। लाइक एग्जांपल मैमल्स, बर्ड, फिश, है ना, रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में आते हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। हम क्या है, जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ना, उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी डायमेंशन है, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बातें निकले और हम उस टॉपिक्स को कवर कर पाए। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं जो ब्लड में अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि स्वेट ग्लैंड, ये बॉडी के बाहर अपनी चीज़ें रिलीज करते हैं, है ना। सो ऐसे तरीके के, तो एंडोक्राइन ग्लैंड वर्टिब्रेट्स में ऐसा कौन से जो डायरेक्टली ब्रेन से रिलेटेड है। सो ब्रेन से रिलेटेड होने वाले ग्लैंड्स इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पीनियल ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो पता होना चाहिए, हमारे सिर्फ ये तलवे के ठीक ऊपर होता है ये, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ब्रेन। तो ये वाला जो ग्लैंड है, दिस इज द स्मॉलेस्ट, पी साइज होता है। सो पी साइज ग्लैंड भी कभी आता है, सो द आंसर इज पिट्यूटरी। स्मॉलेस्ट आता है, सो द आंसर इज पिट्यूटरी। और कौन से, अभी जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो पिट्यूटरी एंड पीनल। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर इज सी, है ना। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द लेयर कॉमन टू द एडजेसेंट प्लांट सेल कॉल्ड द मिडल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ।
कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट से बनी हुई होती है दो सेल के बीच की दो सेल के बीच की, क्या बोला है उसने, मेम्ब्रेन। सो द कॉमन वो, तो ये सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेल वॉल किस में होती है, किससे बनी हुई होती है, ठीक है, तो वो भी एक बार स्पेसिफिकली पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ। हमें ये तो याद करना ही करना है, साथ में उसके डायमेंशन भी कवर करना है। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, with the increase of the effective nuclear charge the size of the atom ion is। फिर साइंस से रिलेटेड है, कंसेप्चुअल है, इसको कोई भी रट के नहीं जा सकता, ठीक है, समझना पड़ेगा। सेम ये पीरियोडिक टेबल से, मैंने बोला है पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पीरियड के अलॉन्ग जाने पे एटम की में वेरिएशन आते हैं। जैसे अगर पीरियड के अलॉन्ग जाएंगे तो पहले साइज इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सो इस टाइप के जितने भी वेरिएशन है ये हमें देखने को मिलेगा, तो वो पीरियोडिक टेबल का ही टॉपिक है, ठीक है। तो ये वाला अच्छे से प्रिपेयर करना है कि इधर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, मेटेलिक कलेक्टर कैसे बढ़ेगा, रिएक्टिविटी में क्या इंक्रीज वो आएगा, सेम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन से पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। विद द इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द साइज ऑफ द एटम और आयन क्या होगा, इट विल डिपेंड ऑन पीरियड एंड ग्रुप टू ग्रुप, ठीक है। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि उसका न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस में हमें सबको पता है कि क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो भले न्यूक्लियस में अगर चार्ज बढ़ जाता है तो उसके एटॉमिक और आयन पे साइज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, वो डिपेंड करेगा पीरियड और उसके ग्रुप में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी इज, क्वेश्चन नंबर 16 इज डी। Now next question number 17, on which of the following statement is the kinetic theory of matter basis। इस बार कुछ ज़्यादा ही साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रट के नहीं जा सकते, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी किस पे डिपेंडेंट है, किसको बेस मान के बनाई गई है, तो काइनेटिक थ्योरी इससे रिलेटेड कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 is C, molecule experiences force of attraction between each other, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को बेसिस मान के काइनेटिक थ्योरी ऑफ बेसिस बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, when heated with chloroform secondary amines and tertiary amines। अगर क्लोरोफॉर्म के साथ सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को हम हीट करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, गिव आइसोसाइनाइड, गिव साइनाइड, डू नॉट गिव आइसोसाइनाइड्स, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के साइड अगर हम सेकेंडरी अमाइंस को 2 डिग्री अमाइंस भी बोलते हैं। 2 डिग्री अमाइंस क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ अमाइन ग्रुप, ठीक है। और टर्शियरी अमाइन इज ऑल्सो नोन एज 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ अमाइंस ग्रुप, ठीक है। सो आइसोसाइनाइड क्या होता है, साइनाइड क्या होता है, साइनाइड इज C ट्रिपल बॉन्ड एंड, ठीक है। सो जब भी हम सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस को हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आइसोसाइनाइड भी मिलता है और साइनाइड भी मिलता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। So correct answer of question number 18 is D, both A and B. Moving towards next question. In 2010, Leander Pace, in partnership with the Cara Black, who won the mixed double title of। देखो अब ये स्पोर्ट्स से करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो मैंने वही बोला है, करंट से भी अगर पूछना तो फोकस किसको करना है, सबसे पहले डिफेंस को फोकस करना है और उसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को मेनली फोकस करना है, ठीक है। और रैंडमली जाके नहीं पढ़ना, नहीं तो ऐसे तो करंट अफेयर पढ़ेंगे, आएंगे सिर्फ 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके लिए हम इतना सारा एंडलेस प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। सबसे पहले फोकस ऑन डिफेंस, देन ऑन स्पोर्ट्स, उसके अलावा फिर टाइम बचता है तो हमें किसी दूसरे को फोकस करने के लिए जाना है, ठीक है। तो विंबलडन ओपन टेनिस चैंपियनशिप उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है ये 2010 का, क्योंकि अभी हम अराउंड 2011-12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, विंबलडन ओपन टेनिस चैंपियनशिप किसने दी, लिएंडर पेस,
ठीक है, अब हमें बहुत बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिएंडर पेस, ठीक है, इंडियन के टेनिस प्लेयर है, तो जैसे वो मैंने बोला था कि ये पूछेगा कि ये फेमस पर्सनालिटी ये किससे किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लिएंडर पेस किससे है, टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस इसलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। हमें पता है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप होती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर इज बी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइम वर्टिकल इज एन एस्ट्रोनॉमी इज डिफाइंड एज। अब जैसे उधर विजिबल होराइजन पूछा था, इधर प्राइम वर्टिकल पूछा है, प्राइम वर्टिकल इन एस्ट्रोनॉमी किससे रिलेटेड है। सो प्राइम वर्टिकल क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, द वर्टिकल सर्कल विच पासेस थ्रू द ईस्ट एंड वेस्ट पोर्शन ऑफ द होराइजन। होराइजन का वो वाला पार्ट जिसमें ईस्ट और वेस्ट पार्ट डिवाइड होता है, और ये वाला जो वर्टिकल होराइजन है ये क्या होता है, उसके पैरेलल होता है मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस के मेरिडियन के पैरेलल, ठीक है। सो द वर्टिकल प्राइम वर्टिकल इन एस्ट्रोनॉमी इज डिफाइंड एज द वर्टिकल सर्कल विच पासेस थ्रू द ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट the horizon and is parallel to the meridian of that place. So correct answer of question number 20 is C. Now moving towards the next question, with which sports is, फिर यही बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पहले देखा था कि हमसे पूछा गया था कि वो फुटबॉल वाले प्लेयर्स वो कौन से कंट्री से आते हैं, फिर हमने लिएंडर पेस वाला भी एक एग्जांपल देखा था, उसके बाद ये लुइस हैमिल्टन किससे एसोसिएटेड है। जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज़ है ये, और ये वही नाम है जो उस फील्ड में एक्सलेंस अचीव किया गया। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइकल हसी बार बार पूछा जाता है कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हमें सबको पता है कि वो क्रिकेट से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, F1 फार्मूला रेस। F1 फार्मूला रेस से रिलेटेड है कौन है, लुइस हैमिल्टन। ये इंग्लैंड से आते हैं, तो इनका ओरिजिनेशन मतलब ये किस कंट्री से आते हैं अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इंग्लैंड से हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर इज F1 ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम विच कंट्री डज द टॉप सीडेड टेनिस प्लेयर राफेल नडाल। सेम क्वेश्चन सेम, अब राफेल नडाल पूछ लिया किस कंट्री से आते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप खुद भी जाके देखोगे ये सब सेम क्वेश्चंस उसी में है। ये किससे, राफेल नडाल स्पेन से रिलेटेड है। ये कहाँ से आते हैं, स्पेन से। कोई पूछे क्या खेलते हैं, टेनिस प्लेयर, अगली बार कभी हो सकता हो वो यही पूछ ले कि किससे रिलेटेड है, सो टेनिस प्लेयर है, ठीक है। और वो लिएंडर पेस वाला भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, मल्टीपल टाइम एफकेट एग्जाम में पूछा गया है वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर इज सी, राफेल नडाल कम्स फ्रॉम स्पेन। क्वेश्चन नंबर 23, हु डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पॉलिटी से क्वेश्चन, when vacancy occur in the office of president and vice president simultaneously owing to the removal, death, resignation of incumbent or otherwise, ठीक है। सो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे अगर वैकेंसी, अब रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हमारे देश में, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंटली है ना, तो वो वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि उस टॉपिक से बहुत हाई चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन बने। उसी टॉपिक से एक ही क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्रिएट होने पर, है ना, कि भले ही वो रिमूवल के कारण हो, डेथ के कारण हो, रेजिग्नेशन के कारण हो, है ना, तो उसके कारण उसको कौन हेड करता है। इन सब ऑप्शन में अगर आप देखो प्रेसिडेंट की कितनी बड़ी पोजीशन होती है, ठीक है, उसी में से इन ऑप्शंस में से ही हम देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर देखा जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का को संभालने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिसाइड्स, ठीक है। उनकी जगह कौन लेता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की के वैकेंसी क्रिएट होने पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय। जितनी भी सोसाइटी 1857 के बाद से बनी,
ठीक है। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद से जितने भी ये समाज सारे बने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भी लूसेंट में जाएंगे, हमें एक लिस्ट मिल जाएंगी कुछ अराउंड 20 एक सोसाइटीज़ के, वो हैं उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट प्लस उनका फाउंडर कौन था ये कर रहा है। सो ब्रह्मो समाज वॉज एस्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय। अब इसमें ये राजा की पर्सनल, ये जैसे कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? सो अकबर टू ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन करना। ब्रह्म समाज स्टैब्लिश बॉय राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं? सो करेक्ट आंसर इज शेरशाह सूरी। सो ये जो मैंने जब दिल्ली सल्तनत और मुगल पूरा पढ़ने को बोला है तो इनका ड्यूरेशन भी याद करना है, ठीक है। इनके बैटल्स कौन कौन से लड़े हुए हैं वो इंपॉर्टेंटली याद करना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज शेरशाह सूरी, ठीक है। सो इस पीरियड में आए थे, हुमायूं को हरा के आए थे, ठीक है। ज़्यादा लंबा कार्यकाल इनका नहीं था लेकिन इसमें इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पॉइंट को वो कनेक्ट करती है वो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अकबर मतलब मुगल्स और लेटर मुगल्स की तो बहुत सी बार क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है कि इसका सक्सेसर कौन थे, इसके सक्सेसर कौन थे, ठीक। तो ये अगर दोनों भले ही वो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल एम्परर अच्छे से प्रिपेयर होंगे सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफकेट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा, अब इसी क्वेश्चन में इसी उसमें क्या आ गया? ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन हमने पहले भी देखा है, सेल्फ डिपेंडेंसी ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से रिलेटेड कौन सा है? ब्लैक। मिल्क के लिए वाइट, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के लिए कौन सा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि पिंक रिवॉल्यूशन है, प्रॉन्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये सिल्वर रिवॉल्यूशन दैट इज फॉर एग। सो ये सारे प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर इज सी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ थायराइड हार्मोन विच कंट्रोल द बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। फिर हार्मोन्स, ये ग्लैंड्स की बात हो गई फिर, ठीक है। सो इसमें जब हम एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उन ग्लैंड्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है बायोलॉजी से। एक वो और एक विटामिन से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल बैलेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के लिए कौन सा यूज होता है? सो कैल्केटोनिन। कैल्केटोनिन बैलेंस दी लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। सो कैल्केटोनिन हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन जैसे कि आयोडीन को बैलेंस करने के लिए होता है ना, ठीक है। सो ये सारे के सारे ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने अभी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड लेक्चर था, इसके बाद आगे आने वाले हम कंटिन्यूस लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं। होपफुली आप सारे इन लेक्चर्स को देख रहे होंगे और एफकेट की प्रिपरेशन आपकी इसके कारण बूस्ट हो रही होगी। सो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम आगे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाले हैं। सो जाओ, लूसेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक्स दिए हैं उनसे बार बार जाके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। जितना अच्छे से रिवीजन करोगे उतने अच्छे से एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। और लेट मी नो कि आपको किन किन सेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। सो अभी हमारे पास फिर भी टाइम है तो हम उसके लिए लेक्चर वीडियोस लेके आ सकते हैं ताकि यू विल बी इजीली एबल टू प्रिपेयर ऑल दोस डायमेंशन। सो थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।